Hello everyone. So today we are covering the chapter 11, that is the amendment of the constitution, संविधान संशोधन। तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार देखा है कि बहुत सारे आर्टिकल में संवैधानिक संशोधन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई है, प्रेम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ है, चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं और कुछ चीज़ें जो कि हटाई भी गई है, जैसे कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी था उसको अभी फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया। नहीं, तो अभी हम इस चैप्टर में गो थ्रू करेंगे जो संविधान संशोधन है वो किस प्रकार से किया जाता है, क्या इसके लिए भी पर्टिकुलर रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाए गए हैं कि अगर संवैधानिक संशोधन किया जाएगा तो किस प्रकार से उसका प्रोसीजर रहेगा। राइट, सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कम्प्लीटली रिजिड एंड नॉट कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो इंडिया अडॉप्टेड अ बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। हम ये फीचर भी देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है, एक बैलेंस है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। तो दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस, who can amend it, limits on amendment power, important amendments, and basic structure doctrine. So, this is in this chapter the amendment of the Indian Constitution. Now, the meaning of constitutional amendment. ठीक है, तो संविधान संशोधन का अर्थ क्या है? So, the constitutional amendment means changing, modifying, adding, or removing provisions of कॉन्स्टिट्यूशन। सो संविधान संशोधन का अर्थ क्या है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना, या फिर कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं या कोई प्रोविजन उसमें रिमूव कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? टू कीप कॉन्स्टिट्यूशन अपडेटेड विद चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और तो संविधान संशोधन का अर्थ है कि संविधान में परिवर्तन, ठीक है, या तो जोड़ रहे हैं या किसी चीज़ को हम हटा रहे हैं। और इसका क्या उद्देश्य है कि समय के साथ संविधान को जो कि अद्यत रखना या समय के साथ संविधान को अपडेटेड रखना, ताकि वो जो कि नीड है सोसाइटी की, नीड हम कह सकते हैं, हाँ, नीड है सोसाइटी की, चेंजिंग नीड है सोसाइटी की, उस हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अपडेटेड रहे। नो द वाई अमेंडमेंट नीडेड, संशोधन क्यों आवश्यक है? सो सोसाइटी चेंजेस कॉन्टीन्यूसली, समाज जो कि बदल रहा है, न्यू चैलेंजेस अराइज, नए नए जो कि चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं, कैसे? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी चेंज हो रहा है, सोशल जस्टिस का तरीका बदल रहा है, गवर्नेंस रिफॉर्म चेंज हो रहा है, हेंस कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट अडॉप्टेड। ठीक है, तो जैसे कि समाज बदलता रहता है, इसीलिए संविधान भी समय समय पे संशोधन इसमें होना आवश्यक है। द अमेंडमेंट प्रोसीजर इन इंडिया, भारत में संशोधन प्रक्रिया क्या है? तो जो मेन प्रोविजन है दैट इज़ द आर्टिकल 368, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में क्या बताया गया है? हाउ वी कैन अमेंड दी आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ रिटन इन द आर्टिकल 368। नाउ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 क्या दे रहा है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। दो चीज़ें 368 बताता है, एक तो पावर दे रहा है पार्लियामेंट को कि आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन दूसरा बता रहा है कि अगर आप अमेंड करना चाहते हो तो आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। नाउ द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन इंडिया, तो इंडिया में अमेंडमेंट्स कितने टाइप हैं? सो there are the three ways to amend constitution in India. So type 1 is simple majority, sadharan bahumat. So these are technically not considered amendment under article 368 passed like ordinary law, right? So जो ये टेक्निकली जो ये अमेंडमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू 368, तो टेक्निकली दीज आर नॉट कंसिडर एज द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, जो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉज की तरह पास होता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सिटीजनशिप मैटर, है ना, सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, तो साधारण कानून की तरह ये जो कि पारित किए जाते हैं। Now, the special majority. So, most constitutional amendments use this method. ठीक है, तो it require majority of total membership of house, 2/3 of member present and voting on that. ठीक है, तो special majority को most constitutional amendment
यूज़ किया जाता है इस मेथड को। तो इसमें क्या होता है कि जो मेंबरशिप है हाउस की, ठीक है, जितनी भी सदस्य है सदन की, उसमें जो कि मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबर की, और 2/3 मेंबर जो उस दिन प्रेजेंट है उनकी वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो कुल सदन सदस्य का बहुमत, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत होना चाहिए। द स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्टेट रेटिफिकेशन, ठीक है, विशेष बहुमत और राज्य की स्वीकृति। तो रिक्वायर्ड फॉर फेडरल प्रोविजन नीड स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए जो 2/3 हमने अभी गो थ्रू किया। दूसरा क्या होना चाहिए, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो ये होना ज़रूरी है। सो द टॉपिक नीड स्टेट रेटिफिकेशन, कौन से टॉपिक नीड करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के लिए कोई रूल्स हैं, फेडरल स्ट्रक्चर, 7th शेड्यूल जो है, एंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना है, सो वी नीड द स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। Now the procedure under Article 368, so 368 के अंतर्गत क्या प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया रहती है। तो स्टेप 1, अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस। तो किसी भी सदन में अमेंडमेंट जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो लेके आते हैं। स्टेप 2, नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नीडेड। तो कोई अभी प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नीडेड नहीं है। स्टेप 3, मस्ट बी पास्ड बाय रिक्वायर्ड मेजॉरिटी। तो जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी चाहिए एक अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर स्टेप 4 क्या होता है, जॉइंट सिटिंग नॉट अलाउड, ठीक है, जॉइंट सिटिंग की आवश्यकता नहीं है। एंड स्टेप 5, प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट। अब स्टेप 5 पे हमें क्या चाहिए होता है कि जब मेजॉरिटी मिल चुका है, बहुमत मिल चुका है, तब अभी प्रेसिडेंट का एसेंट ज़रूरी होता है, कैन नॉट विदाउट विद होल्ड एसेंट, ठीक है। तो एसेंट लेना ज़रूरी है, उनका अनुमति, उनका जो कि है के हिसाब से कंफर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता, सो कैन नॉट विद होल्ड एसेंट, ठीक है। तो ये वापस नहीं भेज सकते हैं, बट इन्हें जो कि एसेंट देना होता है। नाउ कैन स्टेट इनिशिएट अमेंडमेंट, क्या राज्य संशोधन शुरू कर सकते हैं। सो नो, ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस मेक इंडियन अमेंडमेंट सिस्टम मोर सेंट्रलाइज्ड। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल संरचना सिद्धांत क्या है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट। सो मीनिंग क्या है, दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, उसमें चीज़ें हटा सकता है, उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी मूल आधार है, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय, उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये कब पता चला, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन कब आया, डेवलप इन केशवानंद भारती केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस इन 1973। सो व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। सो सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट प्रोवाइड कंप्लीट लिस्ट बट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इंक्लूडेड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट लिस्ट तो नहीं दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, लेकिन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होना ज़रूरी है, कि कानून ही सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, जुडिशियल रिव्यू इम्पॉर्टेंट है, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सो संसद संविधान बदल सकती है लेकिन उसकी मूल पहचान नष्ट नहीं कर सकती। Important case related to amendment. So it is the Shankari Prasad case in 1951. Parliament can amend fundamental right, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में, इम्पॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट पहली बार ऐसा हुआ था कि पता चला कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। नाउ द गोकुलनाथ केस 1967। अब गोकुलनाथ केस 1967 में इस चीज़ को रिवर्स कर दिया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। द केशवानंद भारती केस 1973, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट कैन नॉट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि अमेंड कर सकती है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। एंड मिनर्वा मिल केस 1980, मिनर्वा मिल केस जो 1980 में हुआ, लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या कहती है, जो लिमिटिंग अमेंडिंग पावर दी गई है वो इटसेल्फ में ही एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नाउ द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, महत्वपूर्ण संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं वो कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, ये हुआ था शंकरी प्रसाद केस। सो एडेड इन नाइन्थ शेड्यूल में ये एडिट हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट। तो ये क्या था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एड ऑन हुई थी। सेवन्थ अमेंडमेंट 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट भी इसे कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट इन 1976 नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मोस्ट एक्सटेंसिव अमेंडमेंट। सो एडिट फंडामेंटल ड्यूटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो कि हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। 44th अमेंडमेंट इन 1976, इट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट को रिमूव किया गया एंड 300A में से अब ये एक लीगल राइट है। नाउ द 42nd अमेंडमेंट 1985 में, ठीक है, सो द 42nd अमेंडमेंट 1985 में क्या आया, एंटी डिफेशन लॉ आया, वेरी इंपॉर्टेंट। 61st अमेंडमेंट 1989 में वोटिंग एज जो कि 21 से 18 कर दी गई। ठीक है, तो 61वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ 1989 में, उसमें जो मत देने का अधिकार है उसका जो एज है वो 21 से 18 कर दी गई। 73rd अमेंडमेंट 1992 पंचायती राज। 74th अमेंडमेंट 1992 फिर से अर्बन लोकल बॉडीज़ लेके आया, जैसे पंचायती राज है वैसे म्यूनसिपैलिटीज़ का भी निर्माण हुआ। 86th अमेंडमेंट 2002 राइट टू एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 101 अमेंडमेंट 2060 जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड 103rd अमेंडमेंट 2019 100+ EWS रिजर्वेशन, इंपॉर्टेंट है ना। सो द फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला एंड कठोर संविधान। सो इंडिया combines both feature, flexible feature, some amendments by simple majority, a rigid feature, simple majority, special majority needed for many provisions. So hence Indian constitution is neither purely rigid nor purely flexible. And amendment versus revision, संशोधन और पुनर्लेखन. So India follows amendment system, नॉट कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल रीराइटिंग। ठीक है, तो सिर्फ अमेंडमेंट सिस्टम है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फिर से रीराइट नहीं होता है। अनलाइक सम कंट्रीज़ में क्या होता है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फिर से रीराइट किया जाता है, बट इंडिया में सिर्फ अमेंड होता है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ अमेंडमेंट, संशोधनों की न्यायिक समीक्षा। सो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफ अमेंडमेंट वायोलेट बेसिक स्ट्रक्चर, कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो कि इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, या कि अगर कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है वो बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट को ही समाप्त कर सकती है, स्ट्राइक इट डाउन कर सकता है। पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, संसद की संशोधन शक्ति। सो पार्लियामेंट पावर इज़ वाइड बट नॉट अनलिमिटेड। ठीक है, तो संशोधन के लिए जो कि है इसकी जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई सीमा ही नहीं है, उसके ऊपर लिमिट्स में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ख़त्म नहीं कर सकते। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जो ऑर्डिनरी लॉ आते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनमें क्या अंतर है। सो ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजॉरिटी से आ जाता है, ईजी होता है चेंज करने के लिए, एंड कैन नॉट अल्टर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं करता है, एक हिसाब से चेंज नहीं करता है इतना ज़्यादा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है दैट इज़ द स्पेशल प्रोसीजर, दैट फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर मोर डिफ़िकल्ट एंड चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ सम रिवीजन। सो द जो हमारा अमेंडमेंट है वो हमारा मेन आर्टिकल है 368, जिसमें बताया गया है कि कौन अमेंडमेंट कर सकता है और क्या प्रोसीजर हैगा। तो अमेंडमेंट टाइप क्या है, 3 टाइप है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। स्टेट इनिशिएटेड अमेंडमेंट, सो स्टेट कांट इनिशिएट अमेंडमेंट। जॉइंट सिटिंग अलाउड, नो जॉइंट सिटिंग अलाउड। प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट, नो
ठीक है, प्रेसिडेंट अपना असेंट उनको देना होता है, बट प्रेसिडेंट कांट रिजेक्ट। की डॉक्ट्रिन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट केस क्या है, शंकरी प्रसाद केस है, गोकुलनाथ केस, केशवानंद भारती केस एंड मिनर्वा मिल केस इंपॉर्टेंट है। सो सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट। सो 42nd जो अमेंडमेंट है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 44th है राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया। 52nd है एंटी डेफिएशन लॉ लेके आए। 73rd पंचायती राज। 74th म्यूनसिपैलिटीज। 86th एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड 101 GST. Now there is some important things which we need to clarify. So the first thing क्या है कि why formation of new states uses simple majority. तो अगर नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत ही क्यों, है ना। तो अगर नया स्टेट बन रहा है तो सिंपल की जगह स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए था, स्टेट रेटिफिकेशन होना चाहिए था। क्यों? सो द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट इज़ डन अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। ठीक है, तो क्यों? इसीलिए क्योंकि जो स्टेट फॉर्मेशन होता है वो हमने पहले ही गो थ्रू किया है। वो कैसे होता है, या तो आर्टिकल 2 के अंडर होंगे, आर्टिकल 3 में होगा, नॉट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो 368 के आर्टिकल के अंतर्गत नहीं होता है, देयर फोर इट इज़। तो इसी वजह से इट इज़ ट्रीटेड एज अ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, सो जो नए राज्य का गठन अनुच्छेद है वो 2 या 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत होता है, ना कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो इसीलिए इसे सामान्य विधायी प्रक्रिया माना जाता है। नो, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल चेंज, लेकिन संविधान तो बदलता है, यस, है ना। सो इफ अ न्यू स्टेट इज क्रिएटेड, फर्स्ट शेड्यूल चेंजेस, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट चेंजेस, स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ सेज these changes are not considered constitutional amendment under article 368. this is mentioned in the article 4। ठीक है, तो संविधान तो बदलता है, ऐसा नहीं है कि संविधान में बदलाव नहीं आता है अगर कोई नया स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है फॉर एग्जांपल, है ना। लेकिन जो ये चेंजेस हो रही है उससे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ही खुद कहता है कि जो भी 368 के थ्रू ये जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 4 में रिटर्न है। तो ये जो है अमेंडमेंट ये 2 और 3 के तहत होते हैं, या आर्टिकल 4 हम बोल रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 में ये चीज़ लिखी गई है, आर्टिकल 4 के थ्रू ये जो कि अमेंडमेंट किए जाते हैं। ना द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 4। ठीक है, तो आर्टिकल 4 सेज लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 में चेंजेस। ठीक है, तो जो लॉ बनाए गए हैं आर्टिकल 2 और 3 के वो चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल, बट सच लॉज shall not be demand an amendment under article 368। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी फेवरेट कॉन्सेप्चुअल एरिया। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि राज्य निर्माण से जुड़े परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो एग्जाम्पल हम कहाँ देखते हैं, क्रिएशन ऑफ तेलंगाना 2014 में। ठीक है, तो जो क्रिएशन ऑफ तेलंगाना हुआ तो इट वॉज डन बाय सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी से हुआ और नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन से नहीं क्रिएशन हुआ है, ये हुआ है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट हिडन कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, तो राज्य जो है संसद राज्य की सीमा बदल सकता है। सो अंडर आर्टिकल 3, सो पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट, चेंज स्टेट बाउंड्रीज, change state names, increase decrease area even without state consent। important, ठीक है, even without state consent, but president must first refer bill to concerned state legislator for opinion। लेकिन जो president है वो पहले ही रेफर कर देते हैं किस चीज़ के लिए, स्टेट लेजिस्लेटर के लिए फॉर ओपिनियन। तो स्टेट ओपिनियन इज़ नॉट बाइंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्य की राय आवश्यक नहीं है लेकिन बाध्यकारी भी नहीं है। सो राज्य की राय आवश्यक है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल फेडरल। ठीक है, बिकॉज पार्लियामेंट हैज स्ट्रॉन्ग पावर ओवर स्टेट। अनलाइक यूएसए, इंडियन स्टेट डू नॉट हैव indestructible boundaries, so this make India Federation Union centric. Now constitutional amendment bill cannot lapse due to dissolution, so संशोधन विधेयक लोकसभा भंग होने से समाप्त नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अनलाइक ऑर्डिनरी बिल,
certain constitutional amendment bill do not lapse merely like ordinary legislation in the same manner if pending under specific stages. Important. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दे कांट इलेप्स ड्यू टू डिसोल्यूशन, ठीक है, ऑफ द वी कैन से ऑफ द legislation, right? No joint sitting in constitutional amendment, संयुक्त बैठक नहीं. So under Article 368, joint sitting not allowed if one house reject amendment, bill fails, right? So joint sitting is not allowed. Very important. President cannot return constitutional amendment bill. तो राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते, ठीक है. फॉर ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट में रिटर्न बिल. इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऑर्डिनरी बिल है तो प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज सकते हैं, मतलब विदाउट एनी कंसेंट, ठीक है, उसे वापस भेजा जा सकता है. बट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट, ठीक है. तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के पास वीटो नहीं है, ठीक है. तो वीटो पावर नहीं होता है. तो राष्ट्रपति जो है वो जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं भेज सकते, उन्हें अपना एसेंट देना ही होता है. कैन जुडिशरी रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? क्या न्यायपालिका संशोधन की समीक्षा कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं? येस, दिस बिकम एस्टेब्लिश आफ्टर केशवानंद भारती केस. इफ अमेंडमेंट वायोलेट बेसिक स्ट्रक्चर, अगर अमेंडमेंट खत्म करेगा बेसिक स्ट्रक्चर को, वायोलेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन. बट पार्लियामेंट can't destroy, ठीक है. तो पार्लियामेंट किन चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. सो इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर. So it cannot destroy democracy, judicial review, secularism, federalism, constitutional supremacy, rule of law. So these are the part of basic structure. 42nd Amendment tried to increase parliament power. So 42वां संशोधन. So 42nd Amendment attempt to make amendment power almost unlimited. Later Supreme Court restricted this, ठीक है. तो कहीं ना कहीं जो 42वां संशोधन हुआ उसने अमेंडमेंट का पावर के ऊपर जो लिमिट था उसको कहीं हद तक ख़त्म कर दिया, लेकिन बाद में इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिनर्वा मिल केस में. द डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट एंड अमेंडमेंट पावर, संशोधन और संशोधन शक्ति. सो अमेंडमेंट क्या है? एक्चुअल चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. अमेंडमेंट पावर क्या है? पावर टू मेक दोज चेंजेस. सुप्रीम कोर्ट सेट लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज द बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो ये मिनर्वा मिल केस में कहा था. इंडियन अमेंडमेंट प्रोसीजर कंपेयर्ड ग्लोबली, ठीक है. विश्व तुलना अगर हम करें तो इंडियन अमेंडमेंट प्रोसीजर इज नाइदर टू रिजिड लाइक यूनाइटेड स्टेट, नॉट टू फ्लेक्सिबल लाइक यूनाइटेड किंगडम. इंडिया अडॉप्ट बैलेंस सिस्टम. मतलब विच प्रोविजन नीड स्टेट रेटिफिकेशन. इंपॉर्टेंट है किन प्रावधानों में राज्य की मंजूरी चाहिए. सो नीड रेटिफिकेशन बाय हाफ स्टेट. सो इट इज़ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, legislative relation, 7th schedule, representation of state in parliament in article 368 itself. So basic structure is not written anywhere. तो जो मूल संरचना है सिद्धांत की कहीं लिखी नहीं गई है. So basic structure doctrine is judicial innovation created by the Supreme Court. So not explicitly mentioned in the Constitution. Now the 9th schedule connection. So added by First Amendment. Initially laws in 9th schedule were protected from judicial review. Later Supreme Court limited this protection. Most important hidden fact जो है that is the Article 368 main amendment provision. Article 4 state formation changes not amendment. No joint sitting. President cannot veto amendment bill. Parliament power limited by basic structure, and basic structure not written in Constitution. Supreme Court can review amendment. Very important. So India Constitution can evolve with changing time, but its fundamental identity can't be destroyed. Now for the better understanding, let us go through some MCQ based question. Now the question number 1, the procedure for amendment of the Constitution is laid down in, so it is in the Article 368, and the 368 contain the power of Parliament to amend Constitution and amending procedure. Which of the following correctly describe the Indian Constitution? So it is the option C, partially rigid and partially flexible. So the some provision amendable by a simple majority, other requires special majority.
Which type of a majority is required for most constitutional amendment? So it is the C, special majority. ठीक है, तो ज़्यादातर constitutional amendment के लिए special majority चाहिए. Most amendment require majority of total membership and 2/3 of the member present and voting. So this is called the special majority. Which of the following is not considered a constitutional amendment under Article 368? So it is the creation of new state. So the creation of new state occur under Article 2 and 3, and Article 4 says such changes are not amendment under Article 368. Now the which article state that law related to formation of a state shall not be demand constitutional amendment. So it is in the Article 4. Who can initiate a constitutional amendment bill? So it is the parliament only who can initiate constitutional amendment. State can't initiate amendment bill. A constitutional amendment bill can be introduced in either house of parliament, can be Lok Sabha, can be Rajya Sabha, but joint sitting is not allowed. Joint sitting is so not allowed for the constitutional amendment. Okay, so amendment process it can be initiated in one of the house. The president can veto constitutional amendment bill, can return it for reconsideration, must give assent, can pocket veto it. So must give assent. So option C is the correct. So after passage by parliament, president must give assent. No veto power here. The basic structure doctrine was established in Keshwanand Bharti case. According to basic structure doctrine, so parliament can amend but cannot destroy the basic structure. Option C. Which of the following is part of basic structure? Judicial review, democracy, federalism, all of the above are the part of the basic structure. Which can held that parliament cannot amend fundamental right? तो ये सबसे पहले बोला गया था गोकुलनाथ केस में कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट. फिर केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर. Which amendment is known as mini constitution? So it is the 42nd amendment, extremely important, called as mini constitution. The right to property was removed from fundamental right by 44th amendment in 1978. Voting age was reduced from 21st to 18 year by the 61 amendment. So 61st amendment lowered voting age 21 to 18. GST was introduced by, so it was introduced by 101 amendment. Which amendment introduced Panchayati Raj institution? So it is the 73rd amendment. 74th से municipalities को add on किया गया. Now the which among the following provision requires state ratification for amendment? So citizenship, formation of state, fundamental duty, it is the election of president. So the federal provision require ratification by half of state, election of president in one such topic. Which case held that limited amendment power itself is part of basic structure? So it is the Minerva Mill में जो कि एक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ और बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ द सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के में जो मेन आर्टिकल है दैट इज़ द 368. अमेंडमेंट टाइप 3 है, सिंपल, स्पेशल, स्पेशल एंड स्टेट रेटिफिकेशन. जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं होता है, प्रेसिडेंट वेटो नहीं है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. बेसिक स्ट्रक्चर केस केशवानंद भारती में हमें पता चलता है. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट है. जीएसटी 101 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया. पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. So if I missed anything from this chapter and I was incorrect in explaining anything, so kindly let me know in the comment.